हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IAS ऑडियो क्लासेस पे। हम लोग जो है हम पॉलिटी का सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम लोग देख लिए हैं, लगभग संवैधानिक विकास को हम लोग पढ़ लिए हैं। आज जो है हम लोग जो है संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी लगभग आपको 1 से 2 सवाल, कभी कभी आपको एक सवाल मिलता है कि संविधान का प्रस्तावना क्या है। उसके जो शब्द हैं उसको आपको समझना है, क्योंकि जब आगे हम लोग संविधान के भाग को जब जानेंगे तो उसमें हम लोग को जो है ये समझना होगा कि इसके शब्दावली को पहले समय क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि देखिए आपको पता होगा कि जब मेरा संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा का गठन होने के बाद उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि लगभग आपको 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर को जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव को लाया गया। अब जब उद्देशिका प्रस्ताव को लाया गया था तो उसको जो है 22 जनवरी 1947 को उसको क्या किया गया, पास किया गया। तो हमारे संविधान सभा के द्वारा जब प्रस्तावना निर्देशिका को लाया गया और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब लाया गया तब इसके लास्ट में संविधान सभा ने इसे पास किया। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि संविधान सभा के अंतर्गत यानी संविधान सभा के अंतर्गत जो है प्रस्तावना को जो पास किया गया था, फिर उस प्रस्तावना में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा, सबसे पहले आता है कि प्रस्तावना होता क्या है। याद रखिएगा, किसी भी दस्तावेज का जो है एक तरह से जो परिचय है, यानी कहा जाता है किसी भी एक मूल दस्तावेज का जो परिचय होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में आपको पता ही है कि हम लोग वहां पे देखते हैं हम भारत के लोग, भारत को ठीक है एक संपन्न प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें हम लोग समझेंगे कि जो प्रस्तावना को है दो सोर्स है। एक नागरिक यानी व्यक्ति के लिए क्या मिला है, यानी भारत के नागरिक और व्यक्ति के लिए क्या मिला हुआ, और उसके बाद सरकार के लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है। तो प्रस्तावना में हमें मुख्य रूप से दो बातों को ध्यान रखता है कि जनता के लिए क्या किया गया है और सरकार को क्या दिशा निर्देश दिया गया है संविधान यानी प्रस्तावना के अंतर्गत। तो अगर हम बात करेंगे व्यक्ति और नागरिक को तो वहां पे देखिए न्याय की बात की गई है। ठीक है, न्याय की बात की गई है, उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई, समानता की बात की गई है और बंधुत्व की बात की गई है। अगर सरकार की दिशा निर्देश की बात करेंगे तो सरकार में देख लीजिए, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, तो सरकार के अंतर्गत हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहले शक्ति का स्रोत कहाँ से मिल रहा है, हमें जनता से मिल रहा है। शक्ति का स्रोत हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, तो जनता से प्राप्त हो रहा है। शक्ति का मुख्य रूप से स्रोत ये जनता से मुझे प्राप्त होता है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर शासन का स्वरूप में क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो शासन का जो स्वरूप होगा, मेरा शासन कैसे चलेगा यहाँ पे, वो कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे। हम किसी भी बाह्य यानी किसी भी विदेशी देश के अंतर्गत हमारा कोई भी निर्णय नहीं होगा। हमारा किसी से संधि, किस तरह का मेरा व्यापार चलेगा, किस तरह से मैं किसी के साथ संधि और समझौता होगा, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे हम। ठीक है, फिर क्या रहेगा हमारे शासन का स्वरूप, समाजवादी होना चाहिए। फिर क्या है, पंथ निरपेक्ष, या इसी को हम लोग धर्म निरपेक्ष की भी जानते हैं। किसी भी यानी हमारा देश एक तरह से पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। आप लोग जानते होंगे हमारा भारत का जो है मुख्य रूप से नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, संविधान का लक्ष्य क्या होगा, तो कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करना, यानी मेरा संविधान का क्या लक्ष्य होगा, कल्याणकारी राज्य बनाना या कल्याणकारी लक्ष्य को हासिल करना। उसके बाद क्या है, लिखित संविधान में अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, अपने आप को हम क्या करते हैं, आत्मप्रीत करते हैं। ये संविधान किसको दिया गया है, हम लोग अपने आप को खुद को दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा, तो सरकार के लिए क्या दिशा निर्देश है, भारत के नागरिकों के द्वारा यानी भारत के लोगों के द्वारा उसे शासन चलाने का क्या मिलेगा, स्वरूप मिलेगा। कैसे शासन चलाना है, संपूर्ण प्रभुत्व होंगे, हम लोग संपन्न होंगे, समाजवादी होंगे, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का स्वरूप होगा। उसके बाद संविधान का लक्ष्य क्या होगा, कल्याणकारी राज्य को बनाना या कल्याणकारी राज्य को हासिल करने का लक्ष्य मेरा संविधान का होगा। उसके बाद लिखित वाला हमने आपको प्रावधान बता ही दिया। अब नागरिकों के लिए क्या है, नागरिकों के लिए है न्याय,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय का क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय की बात किया कैसे की गई है? आर्थिक न्याय की बात और राजनीतिक न्याय कितने आधार पे दिया जाएगा? 3 आधार पे दिया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाएगी। स्वतंत्रता में याद रखना है, विचार की स्वतंत्रता रहेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, विश्वास की स्वतंत्रता रहेगी, धर्म की स्वतंत्रता रहेगी और उपासना की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, अब समानता में बात करते हैं, किस तरह की समानता रहेगा? तो प्रतिष्ठा यानी अवसर पाने की समानता भी रहना चाहिए और प्रतिष्ठा की आपकी क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। बंधुत्व में क्या होगा? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात हो जाएगी। तो ये 4 चीज जो है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है हमारे नागरिक को प्राप्त है, जबकि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा यानी शक्ति का स्रोत जो है भारत से प्राप्त यानी भारत की जनता से प्राप्त होगा, जो शासन का स्वरूप हम लोग का इस तरह से होगा। अब हम जो है एक एक शब्द को जानते हैं। सबसे पहले शब्द मेरा क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो जाएगा? भारत जो है बाह्य और आंतरिक रूप से क्या होगा? संपूर्ण होगा। तो भारत एक तरह से बाह्य और आंतरिक रूप से क्या होगा? संपूर्ण होगा। वो ठीक तरह से अपना कार्य को करेंगे। ठीक है, किसी भी दूसरे देश के द्वेष में आके किसी भी दूसरे देश के जो है बाध्यकारी नहीं कर सकता किसी भी संधि या समझौतों के लेके। ठीक है, दूसरा आता है समाजवादी। याद रखिएगा, समाजवादी शब्द जो है मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है, इसको बाद में क्या हुआ है? जोड़ा गया है। तो समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये क्या हुआ? हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारे संविधान के जो राज्य के नीति तत्व है वहां पे जो ये क्या होता है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो राज्य का नीति तत्व है, जो संविधान के मेरा भाग 4 है, वहां पे हमारे समाजवादी कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है, तो हमारे देश में समाजवादी और गांधीवादी जो है दोनों विचारधारा को मिला के हम लोग ने आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात की है वो मिश्रित आधार पर बात की है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता का ये भी क्या हुआ है? हमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये क्या हुआ है? जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे क्या हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या हुआ? 25 से लेकर 28 जो मेरा अनुच्छेद दिया गया है, चाहे 15 भी है, 15 में भी है धर्म की स्वतंत्रता, नहीं धर्म या रंग या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसमें कहा गया है धर्मनिरपेक्षता में कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता में याद रखिएगा 25 से 28 के बीच जो हमारे संविधान के मूल अधिकार में ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक जो है किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए क्या है? वो स्वतंत्र है। वो अपना धर्म को मानने या ना मानने के क्या है? वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब बात हम लोग करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य का, यानी लोकतांत्रिक, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया गया है। ठीक है, आपको पता है कि 1863 में अब्राहम लिंकन के द्वारा एक लोकतांत्रिक विचारधारा दी गई थी कि सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीका से चले। तो हम लोग को यहाँ पे बात की गई जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन चलाया जाए वो क्या कहलाता है? आपका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जो है याद रखिएगा जिसमें जनता के द्वारा सीधा जो शासन चलाया जाए, यानी जनता जो है कि जिस व्यक्ति को चुनता है वो चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा जो शासन चलाया जाए वो क्या होगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र आएगा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या आएगा? जिसके अंतर्गत जो है संसदीय व्यवस्था होगी और उसके बाद अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी होगी। तो संसदीय जो है आपका परंपरा जो चल रही है, संसदीय व्यवस्था जो चल रही है, उसमें जो आपको कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा क्या होगा? काम किया जाएगा। और कार्यपालिका किस रूप में काम करेगी या विधायिका किस रूप में काम करेगी, उसके हिसाब से यह काम किया जाएगा। अब बात आता है अध्यात्मक व्यवस्था क्या होता है? अध्यात्मक व्यवस्था में आपको पता है कि हमारे देश में नाम मात्र कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में, नाम मात्र के रूप में राष्ट्रपति काम करती है, तो उस हिसाब से उसको काम किया जाता है। अब बात करते हैं न्याय की। तो याद रखिएगा संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक,
ये सभी जो वर्ड है मेरा, ये हमारे शासन का स्वरूप की बात को दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नागरिक या व्यक्ति के लिए। तो उसमें न्याय जो है, न्याय हम लोग को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पर न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो सामाजिक तौर पे याद रखिएगा, सामाजिक तौर पे अगर न्याय की बात की गई है, धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पे आपको न्याय की बात की गई है। आर्थिक में याद रखिएगा, आर्थिक पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक आधार पर न्याय की बात की जाएगी। राजनीतिक में याद रखिएगा, सभी वर्गों को राजनीतिक अधिकार देने की बात की गई है, यानी सभी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार देने की बात की, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार देने की बात की गई है। आपको पता है एससी एसटी के लिए आपको पता है आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको पता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जो लोकसभा में और लास्ट में उसके बाद विधानसभा में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता में याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म या उपासना की बात की गई है। तो विचार आपको पता है, आप किसी भी चीज का विचार का मंथन करते हैं या चिंतन करते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, विचार आ जाएगा। अभिव्यक्ति का मतलब हुआ अपने विचार को प्रकट करना। अब विचार को प्रकट आप कैसे कर सकते हैं, या तो बोल के कर सकते हैं, या तो आप लिख के कर सकते हैं, या तो आप संकेतित रूप में या कार्टून बना के आप किसी भी अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद विश्वास, किसी व्यक्ति के, याद रखिएगा, किसी विचारधारा को मानना, वो क्या होगा, आपका विश्वास की तरफ जाएगा। धर्म यानी सैद्धांतिक रूप से किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की आपको लिए क्या होगा, आपको स्वतंत्रता होगा। उपासना, धार्मिक व्यवहार में यानी सैद्धांतिक रूप से धर्म को अपने व्यवहार में लाना, ये भी आपकी क्या होगा, एक तरह से उपासना की बात की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किस चीज का, समानता का। समानता मतलब प्रतिष्ठा की बात करेंगे, यानी प्रतिष्ठा, अवसर की समानता हो जाएगी। आपको पता है अनुच्छेद जो है आपका 16 जो है, ये अवसर की समानता देता है। उस हिसाब से हर व्यक्ति को अपने आप में अवसर की समानता प्राप्त करने का क्या है, आपको अधिकार है। बंधुत्व, याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन या देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और याद रखिएगा, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का भी उसे क्या है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बंधुता, क्योंकि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे प्रस्तावना में ये मुख्य केंद्र था, जो कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा केंद्र सरकार का ये मुख्य रूप से, यानी सरकार किस तरह से काम करेगी, ये रूप दिया हुआ है। उसके व्यक्ति और नागरिक के लिए दिया हुआ न्याय और स्वतंत्रता और समानता और बंधुता की बात की गई है। अब बात करते हैं हम लोग सरकार की स्वरूप की हुई गया। अब हम लोग करेंगे उद्देशिका का तत्व क्या है। तो याद रखिएगा, संविधान का अधिकार का स्रोत किससे प्राप्त होता है, भारत के लोगों से प्राप्त होता है। स्वरूप समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उद्देश्य में आपका क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता और बंधुता है, जो कि हमने आपको व्यक्ति के रूप में मैंने इसको बताया। अब हम लोग समझेंगे संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें कि जो हमारा संविधान का केस क्या कहता है, क्या संविधान यानी क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है या न, इन चीजों को हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग जो है, हमने देखा कि अभी जो मेरा प्रस्तावना था, प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी हमने शब्द देखे कि जो व्यक्ति और नागरिक के लिए जो 4 बातें थी, उसके बारे में हम लोग देखे। अब हम लोग जो देखेंगे, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा 3 केसों में जिक्र की गई है। एक तो सबसे पहले 1960 में बेरूबाड़ी का केस हुआ था, जिसमें ये कहा गया था, उस समय का जो चीफ जस्टिस था वो था गजेंद्र गागर जो था, इसने कहा था प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का समझने की एक कुंजी है, और इसने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसके लिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो याद रखिएगा बेरूबाड़ी केस में यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर जो आगे चल के केशवानंद भारती केस, आप लोग को पता है बहुत प्रसिद्ध केस हुआ था, 1970 में हुआ था केशवानंद केस। केशवानंद भारती केस केरल राज्य में यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में यह कहा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं। याद रखिए केशवानंद भारती केस में यह कहा गया था।
फिर जो है प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, ये भी कहा था। और उसके बाद कहा था कि जो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और केशवानंद भारती केस में आपको पता है मूल संविधान की मूल ढांचे जैसा नींव को जन्म दिया गया था, क्योंकि केशवानंद भारती केस में बहुत ही संपत्ति का अधिकार वगैरह को भी देखा गया था। तो याद रखिएगा केशवानंद भारती केस में ही मूल ढांचे का सिद्धांत को दिया गया था और उसी मूल ढांचे के अंतर्गत किसको रखा गया था, संविधान के प्रस्तावना को रखा गया था। और केशवानंद भारती के द्वारा ही संविधान में 3 शब्द जोड़ा गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था, जो इन तीनों शब्द को याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, जो कि इन तीनों शब्द को आगे चल के 1980 में, याद रखिएगा 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में इसे चुनौती भी दिया गया था। तो ये तीनों शब्द को किस में चुनौती दिया गया था, तो मिनर्वा मिल्स 1980 में चुनौती दिया गया था, याद रखिएगा। ये 3 शब्द को जोड़ा कब गया था, तो केशवानंद भारती केस के अंतर्गत ये जोड़ा गया था। अब आता है SR बोबोई केस जो 1993 में हुआ था। इसमें यह संविधान का अंग है किंतु मूल ढांचे के रूप में इसे स्वीकार किया गया है, याद रखिएगा। तो मूल ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया SR बोम्बई के केस में। और याद रखिएगा ये संविधान का अंग है, ये तो सबसे पहले केशवानंद भारती केस में ही कर दिया गया था, ठीक है। और संविधान के 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, केशवानंद भारती केस में कहा गया था। तो याद रखिएगा संविधान जो है प्रस्तावना का अंग है या नहीं, ये 3 केस से डिसाइड होती है। पहला केस बेरुवाड़ी केस में, इसमें तो साफ साफ बोल दिया था कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, ये जो है संविधान सभा के मस्तिष्क का एक कुंजी है। किसने कहा था, बेरुवाड़ी केस में कहा दिया गया था। केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि नहीं प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और इसमें संशोधन हो सकता है। और मूल ढांचे का भी सिद्धांत कौन दिया था, केशवानंद भारती केस में आ गया। तो केशवानंद भारती केस में के द्वारा ही ये कहा गया था कि संविधान जो है यानी प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना यानी संविधान में जो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और 3 शब्द भी जोड़ा गया था, इसी केशवानंद भारती केस के द्वारा जोड़ा गया था। अब बात हम लोग करते हैं कुछ इस पे स्टेटमेंट है हमारे प्रस्तावना को कुछ याद रखिएगा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये याद रखिएगा, यही जो गजेंद्र साहब थे यानी गजेंद्र गडकर ने कहा था। और उसके प्रस्तावना संविधान का जन्मपत्री है, ये किसने कहा था, KM मुंशी ने कहा था। किसने कहा था, तो KM मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का आत्मा एक ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। आपको पता है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था BR अम्बेडकर ने, जबकि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। अब याद रखिएगा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था, नानी पालकीवाला ने कहा था। ये बहुत बड़े लॉयर थे, तो नानी पालकीवाला ने क्या कहा था, इनको कहा था प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है। तो यहाँ पे हमने आज जो है हम लोग संविधान के प्रस्तावना जो है यहाँ पे हमने उसके शब्द को जाना और उसके बाद हमने इसके केस के बारे में भी बताया, ठीक है। आगे क्लास में हम लोग संविधान के भाग 1 को पढ़ेंगे कि संविधान के भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या कहता